हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। आज हम दो शासनादेशों पर बातचीत करने जा रहे हैं। प्रथम है हाई कोर्ट का आदेश, पंचायत चुनाव में मृत व्यक्ति को मिले 1 करोड़ रुपया, महामारी समिति के गठन का निर्देश। द्वितीय है कोरोना से मृत परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को नौकरी देने की तैयारी। मृत आश्रित के प्रपत्र को हमने भरकर बताया है और ये भी बताया है कि मृत आश्रित के आवेदक को क्या क्या कागजात लगाने हैं और यदि इन कागजातों को और इन बिंदुओं को पूर्ण न किया गया तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इन पर आपको ध्यान देना है उस पर आज बातचीत करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। पंचायत चुनाव के दौरान मृत कर्मचारियों के परिवारों को मिले कम से कम 1 करोड़ रुपया। हाईकोर्ट ने 48 घंटे के अंदर एक जिले में 3 सदस्यीय महामारी लोक शिकायत समिति का गठन करने का भी निर्देश दिया है। और समिति के गठन में कौन कौन शामिल हो सकता है, किसको शामिल किया जा सकता है, इस पर बातचीत करेंगे। और कोरोना से मृत परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों के आश्रितों को नौकरी देने की तैयारी कैसे करें, तैयारी उसमें बीएसए का क्या भूमिका होगी, इस पर बातचीत करेंगे। आवेदन प्रपत्र कैसे भरें, इसको हमने भरकर बताया है। और क्या क्या कागजात इसमें लगेंगे, जो मृत आश्रित व्यक्ति है, आवेदक है, उसको क्या क्या कागजात लगाने पड़ेंगे, इसमें बताया गया है। और वो चीज़ बताई गई हैं, वो कागजात बताए गए हैं कि जिनके पूरा ना करने पर या जिन बिंदुओं को ना पूरा करने पर आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है, इस पर बातचीत करेंगे। तो चलते हैं वीडियो के तरफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यूपी पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी करते समय कोरोना के कारण मारे गए कर्मचारियों को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनके लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य था। इसलिए राज्य चुनाव आयोग और सरकार मुआवजे की राशि पर फिर से विचार करे। आगे कहा है, हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग यूपी सरकार से कहा है कि मुआवजे की घोषित राशि को वापस ले लें। यूपी सरकार ने इससे पहले हाई कोर्ट को बताया था कि वह मारे गए कर्मचारियों को 35 लाख रुपए दे रही है। हाई कोर्ट ने यह धनराशि बहुत कम है, इससे कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। ये हाई कोर्ट का आदेश है। आगे बातचीत करते हैं हम। हाई कोर्ट ने 48 घंटे के अंदर हर जिले में 3 सदस्यीय महामारी लोक शिकायत समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया। समिति के गठन सदस्य, इसमें कौन कौन समिति में सदस्य में गठित कर सकते हैं, बीएसए, उस पर बातचीत कर रहे हैं हम। समिति के न्यायिक अधिकारी होंगे। 3 सदस्य महामारी लोक शिकायत समिति में जिला न्यायाधीश द्वारा नामित किए जाने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक समान रैंक के न्यायिक अधिकारी, एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे। यदि कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है तो जिला पंचायत के डॉक्टर को उस जिला पंचायत के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नामित किया जाएगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रैंक का एक प्रशासनिक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया जाए। यह 3 सदस्य महामारी लोक शिकायत समिति इस आदेश के पारित होने के
48 घंटे के भीतर अस्तित्व में आ जाएगी। इस तरह ग्रामीण क्षेत्र में शिकायत सीधे संबंधित तहसील के एसडीएम के पास की जा सकती है, जो महामारी जन शिकायत समिति को भेजेंगे। आगे है कोरोना से मृत परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों के आश्रितों को नौकरी देने की तैयारी। ये हमारा दूसरा जियो है, इस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। और ये गोरखपुर जिले से पहल की जा रही है, जो सराहनीय है। गोरखपुर जनपद में कोरोना से मृत परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी तथा अन्य देयों के भुगतान की बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। बीएसए ने 4 सदस्यीय समिति गठित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों से ब्लॉकवार मृत शिक्षकों से संबंधित कागजात उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जा सके। आगे है पंचायत चुनाव से लेकर अब तक जनपद में परिषदीय विद्यालय के 50 शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो चुकी है। इन शिक्षकों के आश्रितों के नियमानुसार अनुकंपा के आधार पर नौकरी तथा जीपीएफ बीमा व अन्य देयकों का भुगतान देने का प्रावधान है। इस प्रकरण का समय से निस्तारण करने को लेकर विभाग ने तेजी से पहल करते हुए निर्देश जारी कर दिया है। विभाग ने जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को 17 मई तक अपने अपने ब्लॉकों के मृत शिक्षकों की सूची वे उनसे संबंधित आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने को कहा है। 4 सदस्य हैं मृत आश्रित निस्तारण समिति। बीएसए ने मृत शिक्षकों व कर्मचारियों के प्रकरण के निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय मृतक आश्रित निस्तारण समिति गठित की है। इसके प्रभारी वे नोडल अधिकारी कैंपियरगंज के बीओ सुभाष गुप्ता को बनाया गया है। संबंधित ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी, सहयोगी अधिकारी वे पटल सहायक फैसल हसन सिद्दीकी वे मिथिलेश नंदन बतौर सहयोगी समिति में शामिल किए गए हैं। और कोरोना से मृत जिले के शिक्षकों वे कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी वे देयकों के भुगतान के लिए समिति गठित कर दी गई है। समय से यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए नोडल अधिकारी द्वारा इसकी नियमित समीक्षा की जाएगी। बीएन सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी। अब बातचीत करते हैं इसके नेक्स्ट चरण पर। आवेदन प्रपत्र कैसे भरें? जो मृत आवेदक हैं, मृतक आश्रित हैं, क्या क्या कागजात आवश्यक हैं और कौन कौन से आवश्यक कागजात और बिंदुओं के बिना आवेदन निरस्त किया जा सकता है, इस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर अवश्य करें। यह है मृतक आश्रित की नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र का प्रारूप। यहाँ पर आवेदक अपना नाम भरेंगे, यहाँ पर आवेदक अपना जन्म तिथि भरेगा और नियुक्ति आवेदन प्रपत्र की तिथि भरेगा जिस दिन वो भर रहा है, और आवेदक के शैक्षिक योग्यता, उसकी शुरू से अब तक की क्या शैक्षिक योग्यता है, उस शैक्षिक योग्यता को यहाँ भरा जाएगा। और 5th कॉलम है रिक्त पद हेतु आवेदन किया गया और किस पद के लिए वो किया जा रहा है, कौन सा पद खाली हुआ है, उस पर रिक्त पद हेतु आवेदन किया गया है। मान लीजिए सहायक ही बन सकता है सीधा, अगर प्रधानाध्यापक है उनके पापा तो सीधे प्रधानाध्यापक तो नहीं बन सकते, सहायक अध्यापक ही के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मृतक कर्मचारी का नाम और जो उनके डैडी हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। मृत कर्मचारी का पद व नियुक्ति की तिथि।
तो उनका सहायक अध्यापक हैं अथवा प्रधानाध्यापक हैं, वो किस पद पर थे और उनकी नियुक्ति तिथि क्या थी, उनकी प्रथम नियुक्ति क्या थी, किस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था, उसको यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। और मृत कर्मचारी की जन्म तिथि, उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरी जाएगी। अंतिम विद्यालय कार्यालय का नाम और जिस विद्यालय में वो उन्होंने आखिरी टाइम पर उन्होंने साइन किए थे वो यहाँ पर भरा जाएगा। और कार्यालय जिस जिले में वे हैं कार्यरत हैं उसका नाम भरा जाएगा। मृत्यु की तिथि, मृत्यु की जिस दिन उनका देहांत हुआ वो तारीख यहाँ भरी जाएगी। और मृत कर्मचारी के घर का पता, जो उनका एड्रेस है वो एड्रेस पता यहाँ पर भरा जाएगा और यहाँ पर फोटो लगाया जाएगा। आगे चलते हैं, 12वां पॉइंट है हमारा, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में वारिस के नाम एवं संबंध। तो सक्षम अधिकारी द्वारा एक वारिस प्रमाण पत्र बनवाना होगा और उसमें उनका संबंध दिखाना होगा। फिर अंतिम विद्यालय कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष प्रधान अध्यापक का प्रमाण पत्र। तो जिस विद्यालय में वे अंतिम क्षण में कार्यरत थे तो वहाँ के प्रधान अध्यापक का यहाँ पर प्रमाणित करवाना होगा। यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री श्रीमती, उनका नाम यहाँ आ जाएगा स्वर्गीय का, कि मृत्यु उनके सेवा काल में दिनांक को हुई। तो यहाँ जिस दिन उनकी मृत्यु हुई यहाँ पर उनका तारीख लिखी जाएगी तथा उनका वेतन, जो उनका वेतन चल रहा था वो लिखा जाएगा और का वर्ष आहरित किया गया, किस माह तक का उनका आहरण हो चुका था वो यहाँ पर अंकित किया जाएगा और यहाँ पर वर्ष लिखा जाएगा और यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो मृतक आश्रित के रूप में इस आवेदन को भर रहे हैं उनके साइन यहाँ किए जाएंगे और यहाँ पर प्रधान अध्यापक के साइन किए जाएंगे, उनकी मोहर लगाई जाएगी। उसके बाद विकास खंड शिक्षा अधिकारी को ये आवेदन कर दिया जाएगा। अब हम बातचीत करते हैं क्या चीज़ हमें ज़रूरी है और क्या चीज़ नहीं है, किन का उनके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होगा। 14 पॉइंट और रह गया हमारा, खंड शिक्षा अधिकारी की आख्या। यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी की आख्या करेंगे वो और नीचे वो अपनी मोहर लगा देंगे। यहाँ पर उनका नाम लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नंबर 1, मृतक आश्रित के आवेदन पत्र पर प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर लगनी होगी। यदि नहीं होगी तो ये निरस्त कर दिया जाएगा। आगे है नंबर 2, मृतक आश्रित के आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगा। जो मैंने ऊपर बताया था वहाँ पर फोटो होगा तो उस पर जो भी ऑथोराइज है उस पर साइन किए जाएंगे। और मृत आश्रित के आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर किए जाएंगे, नीचे जहाँ पर लिखा है मैंने बताया था वहाँ पर किए जाएंगे। और मृतक शिक्षक शिक्षिका के सेवा पुस्तिका की सह सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जाएगी। तो यहाँ पर वो संलग्न की जाएगी, इस पर ध्यान रखना होगा। और मृतक शिक्षक या शिक्षिका के अंतिम संस्था का आदेश प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न करना होगा। देखिए ये जो मैं बिंदु बता रहा हूँ, अगर ये आप नहीं करेंगे, जमा साथ नहीं लगाएं, संलग्न नहीं करेंगे, इनकी पूर्ति नहीं करेंगे तो ये निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए इनको ध्यानपूर्वक देख लें, 2 बार वीडियो देखें, 3 बार देखें, कोई बात नहीं है। मृतक शिक्षक शिक्षिका में समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न। और मृतक शिक्षक शिक्षिका के प्रथम नियुक्ति के आदेश पत्र की सत्यापित। तो ये प्रथम नियुक्ति जो उन्हें मिली थी उसका आदेश जो मिला था उसको यहाँ पर आपको संलग्न करनी होगी। और 8वां है मृतक शिक्षक शिक्षिका के प्रथम नियुक्ति के समय कार्यभार ग्रहण करने के आवेदन पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न
करनी होगी। और 9वां है मृतक शिक्षक शिक्षिका के अंतिम संस्था के वेतन बिल की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। तो ये वेतन बिल निकलवानी होगी और उसको सत्यापित करके संलग्न करनी होगी। और 10वां है मृतक आश्रित के माता पिता के किसी शासकीय अशासकीय संस्था कार्यालय में कार्यरत होने अथवा न होने का फोटो युक्त मूल नोटरी बयान। तो ये भी आपको लगाना होगा, ये बहुत ही आवश्यक पॉइंट है 10वां। आगे है 11वां है परिवार के सभी बालिग सदस्यों द्वारा इस नियुक्ति पर आपत्ति न होने का फोटो मूल नोटरी बयान हल्फी संलग्न करना होगा। तो ये भी आपको पूरे परिवार के जो बालिग हैं उनके सदस्यों के हस्ताक्षर कराने होंगे और उन पर फोटो लगा होना चाहिए सभी का। अगर नहीं करेंगे तो ये निरस्त कर दिया जाएगा। और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति, तो जो एक मृत्यु प्रमाण पत्र मिला होगा उसको सत्यापित करके आपको लगाना होगा और उसकी फोटो स्टेट लगानी पड़ेगी। 13वां है सक्षम अधिकारी से प्राप्त वारिस प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति। और 14वां है मृतक आश्रित द्वारा इस आशय का फोटो युक्त मूल नोटरी बयान हल्फी संलग्न। मेरे द्वारा मृतक आश्रित के नियुक्ति हेतु प्रस्तुत की गई पत्रावली में जो भी अभिलेख संलग्न किया गया है वह पूर्ण रूप से सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार के तथ्य का गोपन नहीं किया गया है। यदि कोई तथ्य गोपन प्रकाश में ज्ञात होता है तो विभाग द्वारा जो भी विधिक कार्रवाई की जाएगी मुझे मान्य होगा। मैं किसी भी शासकीय अशासकीय संस्था कार्यालय में कार्यरत नहीं हूँ। वर्तमान समय में बेरोजगार हूँ। मैं अभी तक विवाहित या अविवाहित जो भी परिस्थिति है उस पर टिक कर देंगे हैं। और नंबर 15 है हमारा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। मृतक आश्रित के समस्त शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों को सत्यापित किया जाएगा और ये भी फोटो स्टेट लगानी होगी। और 16वां है हमारा मृतक आश्रित के विवाह के संबंध में ग्राम प्रधान से 2 अन्य व्यक्तियों का प्रमाण पत्र मूल रूप से लगाना होगा। तो ये इसकी फोटो स्टेट नहीं लगेगी, ये प्रधान से और 2 अन्य व्यक्तियों से प्रमाणित कराना होगा और ये लगाना होगा मूल रूप से। और 17वां हमारा मृतक आश्रित के नियुक्ति के आवेदन पत्र को इतने विलंब से प्रस्तुत करने का उचित कारण मृतक आश्रित द्वारा फोटो युक्त नोटरी बयान हल्फी के माध्यम से संलग्न किया जाना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो निरस्त कर दिया जाएगा। और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अधिवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति। और 19 है सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त समस्त स्रोतों से प्राप्त परिवार के मुखिया का आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी लगानी होगी आपको। तो ये आपको आय प्रमाण पत्र भी देना होगा। और 20वां है मृतक आश्रित के नियुक्ति के आवेदन पत्र एवं संलग्न अन्य अभिलेखों पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर जरूरी हैं। और 21 है मृतक आश्रित मृतक शिक्षक शिक्षिका के संबंध में अभिलेखों से विधिवत चयनित नियुक्ति के संबंध में पुष्टि करते हुए आख्या दिया जाए, साथ ही स्थलीय जांच करके आख्या दें। और 22वां है मृतक आश्रित के नियुक्ति का आवेदन पत्र निर्धारित पर है। तो ये जो मैंने सबसे पहले आवेदन दिखाया था ये आपको भरना होगा और सही तरीके से भरना होगा, इसमें मिस्टेक नहीं करनी होगी। और जो लास्ट है हमारा कुटुंब रजिस्टर की नकल BDO से प्रति हस्ताक्षरित करानी होगी। तो इसमें ये आपकी कुटुंब परिवार की भी, परिवार जिसे कहते हैं परिवार रजिस्टर की नकल भी आपको निकलवानी होगी। तो ये 23 पॉइंट और इसमें कागजात ये आपको पूर्ण करने होंगे, तभी आप आवेदन
मृतक आश्रित के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने जल्दबाजी में ये आवेदन कर दिया और भर के रख दिया तो ये निरस्त कर दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इनको पूर्ण करके, इन कागजातों को पूर्ण करके, संलग्न करके और आप कार्यालय में जमा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।